हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। इस प्लेटफॉर्म पे हम वैदिक पीरियड देख रहे थे और हमारे पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक पीरियड यानी कि लेटर वैदिक पीरियड इतिहास का कालखंड का ऐसा हिस्सा है जिसके राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों से इतर कथात्मक परंपराओं, कहानियों, कथाओं से ढका हुआ मिलता है। यही वो काल है जिसकी हम कहानियाँ सुनते हैं। रामायण की कहानी हो, महाभारत की कहानी हो, राजाओं के न्याय संबंधी कहानियाँ हो, या इस तरीके की हम जितनी कहानियाँ सुनते हैं उनमें ज़्यादातर कहानियाँ जिस काल से जुड़ी हुई हैं वही काल उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच रहा, इस समय संपूर्ण उत्तरी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। ये वो समय था जब भारत के इतिहास में और जीवन के सभी पहलुओं में एक निश्चित दिशा में सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। इस समय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो रही थी। कबायली संरचनाओं का स्थान बड़े बड़े और विशाल साम्राज्यों ने ले लिया था। पांचजन्य लुप्त हो चुके थे। पुरु और भरत ने मिलकर कुरु और तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल में बदल चुके थे। चलिए एक नज़र डालते हैं उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था पर, और इसे समझने के लिए हमें इसके भी कुछ भाग करने होंगे जो कि होंगे पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। इसके साथ ही हम इस समय का एजुकेशन सिस्टम और रिलीजियस लाइफ एंड रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस समय की पॉलिटिकल लाइफ से। इस काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो ऋग्वैदिक काल से तुलना करते हुए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जहाँ राजा या राजन युद्ध का नेता होता था, भूभाग का स्वामी नहीं, वहीं उत्तर वैदिक काल में राजा की स्थिति में परिवर्तन आने लगा। अब राजा की स्थिति एक विशाल भूभाग के एक छत्र स्वामी की होने लगी थी। इसके साथ ही राजा को देवता के समान माना जाने लगा, देवताओं का प्रतीक माना जाने लगा। सिद्धांततः हम ये कह सकते हैं कि राजा एक निरंकुश शासक होने लगा। राजा युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था, संचालन करता था, तथा शांति के काल में यही राजा प्रजा की शत्रुओं से रक्षा भी करता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास न्याय संबंधी अधिकार नहीं होते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा सैन्य तथा न्याय संबंधी कार्य भी करने लगा। इसके साथ ही राजा ही प्रधान दंडाधिकारी हो गया और दंड देने की सर्वोच्च शक्ति यानी कि सुप्रीम पावर राजा में ही निहित होने लगी। इस काल में राजनैतिक व्यवस्था में सभा और समिति नाम की दो संस्थाओं के पास पर्याप्त अधिकार थे। अथर्ववेद में एक स्थान पे राजा सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति, इनकी संरचना और कार्य प्रणाली, इसको की बात करें तो इसमें पर्याप्त मतभेद है। हम ऐसे कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि सभा और समिति की संरचना और कार्य प्रणाली का हमें सिर्फ अंदाज़ा है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं कि प्रजा या समिति की कार्य प्रणाली कैसी थी। ऐसी संभावना मानी जाती है कि जो सभा होती थी वो एक ग्रामीण और स्थानीय व्यवस्था थी, जिसमें कि जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत से लिए जाते थे। वहीं समिति की स्थिति एक केंद्रीय व्यवस्था से थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सैन्य एवं कुलीन वर्ग के लोग ही भाग लेते थे। सभा और समिति के अलावा एक और संस्था का भी उल्लेख मिलता है, जिस संस्था को विद नाम से जाना जाता है। मिस्टर आल्टेकर कहते हैं
कि वेद जो थी वो विद्वानों की एक परिषद थी। यहाँ धार्मिक और दार्शनिक विचार होते थे, व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ की तरीके से डिस्कशन किया जाता था। वेद ऐसी संस्था थी जो प्रशासनिक व्यवस्था में भाग नहीं लेती थी। चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक काल की ही तरीके से समाज जो था ये पुरुष प्रधान था। संयुक्त परिवार होते थे। पिता का अपनी संतान पे पूर्ण और असीम अधिकार था। इसके बाद भी संतान और पिता के बीच के संबंध बहुत ही मधुर होते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पे वर्ण व्यवस्था कार्य और व्यवसाय पे निर्भर करती थी और कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना व्यवसाय का चयन कर सकता था और उसी व्यवसाय के आधार पे उसका वर्ण निर्धारित होता था। उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था में बदलाव आने लगे। अब वर्ण व्यवस्था कठिन होने लगी, क्लिष्ट होने लगी। व्यवसाय का चयन इच्छा के आधार पे नहीं होता था, आनुवांशिक होने लगा। पुत्र को वही व्यवसाय करना होता था जो व्यवसाय उसका पिता करता था। अब ये व्यवसाय और वर्ण व्यवस्था जो थी ये एक तरीके से जाति व्यवस्था में बदलने लगी थी। अभी भी कुछ सीमा तक अंतर्वर्ण विवाह होते थे। इस काल में ब्राह्मणों को दान लेने वाला, कार्यशील, इच्छानुसार भ्रमण करने वाला माना गया है। कुछ लेखों में ब्राह्मणों को राजा से भी श्रेष्ठ कहा गया है। क्षत्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक काल में क्षत्रिय यानी छत से हानि से बचाने वाला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय की स्थिति या राजा की स्थिति भूमि का स्वामी होने लगी। क्षत्रिय देश के लिए और राजा के लिए युद्ध करने वाला होता था तथा ये प्रजा से कर लेता था। इस काल में क्षत्रिय जो होते थे वो अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे। सतपथ ब्राह्मण एक स्थान पे क्षत्रिय को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताता है। चलिए देखते हैं वैश्यों की क्या स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल में वैश्य कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे में लगे रहते थे। ये दूसरे लोगों को यानी कि राजा और क्षत्रियों को कर देते थे। शूद्रों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो शूद्रों को तीनों वर्णों का सेवक कहा गया। सतपथ ब्राह्मण में शूद्र की हीन स्थिति का वर्णन है, लेकिन अभी तक इस समाज में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उदय नहीं हुआ है। शूद्र अभी अछूत यानी अनटचेबल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस काल में स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल की ही तरीके से स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हाँ, ऋग्वैदिक काल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा में कमी हुई थी, लेकिन इस काल में भी स्त्रियों की उचित शिक्षा दीक्षा की जाती थी। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। बहु विवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे। पर्दा प्रथा नहीं थी। आर्थिक स्थिति, आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में तो उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन काफ़ी हद तक ऋग्वैदिक काल की ही तरीके से था। कृषि व्यवस्था प्रधान थी। इस काल में लोहे की खोज की जा चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत से नए कृषि यंत्रों का आविष्कार हो चुका था। नए कृषि यंत्र बनने से कृषि उत्पादन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए थे, या यूँ कह सकते हैं कृषि उत्पादन क्षेत्र में क्रांति आई थी। इस काल का व्यापार और वाणिज्य उन्नत अवस्था में था। व्यापारियों की कई श्रेणियाँ थीं और इन श्रेणियों के प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। इसके साथ ही इस काल में ऋण देना यानी कि ब्याज पे धन देना काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ चुका था। वह व्यक्ति जो किसी को ऋण देता था
यानी कि ऋणदाता, इसे कुसीदन नाम से जाना जाता था और ऋण यानी लोन को कुसीद कहा जाता था। माप के लिए इस काल में कई इकाइयाँ प्रचलन में थीं, जैसे कि निस्क, पाद, कृष्णल और शतमान। साहित्यों में बाँट पद्धति को तुला बीज नाम से जाना गया है। व्यापार थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से ही होता था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही सनेई संहिता में 100 डांडों वाले एक जलपोत का भी उल्लेख किया गया है। इस काल में लोहे को कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता था। हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो भौतिक जीवन था वो ऋग वैदिक काल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित और उन्नत अवस्था में था। चलिए उत्तर वैदिक काल का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं। उससे पहले ये भी देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था कैसी थी। उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था में पहले जहाँ ऋग्वैदिक काल में 3 आश्रम हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, वहीं उत्तर वैदिक काल में एक नया आश्रम संन्यास जोड़ा गया। प्रत्येक द्विज के जीवन में संन्यास आश्रम को अनिवार्य कर दिया गया। अब प्रत्येक द्विज को अपने जीवन में अंतिम आश्रम अनिवार्य रखा गया, जो कि संन्यास आश्रम था। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में शिक्षा और ज्ञान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के लिए अत्यंत उन्नत व्यवस्था थी, जिसे कि गुरुकुल प्रणाली के नाम से जाना जाता था। 4 आश्रमों में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम ही शिक्षा दीक्षा का काल होता था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में बिताना होता था। वहाँ अपने गुरु के सानिध्य में वो शिक्षा दीक्षा लेता था। बालक अपने माता पिता से दूर रहता था, गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा प्राप्त करता था। धर्म और धार्मिक विश्वास। उत्तर वैदिक काल के धर्म और धार्मिक विश्वास तथा दर्शन कैसा था? तो अगर धर्म की बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में काफ़ी परिवर्तन आए। ऋग वैदिक काल के देवी देवताओं का स्थान नए देवी देवताओं ने ले लिया। इंद्र और वरुण, इनका महत्व कम होने लगा। इनके स्थान पर प्रजापति विष्णु तथा रुद्र का महत्व बढ़ गया। यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी। राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ जैसे कई बड़े बड़े आयोजन होने लगे। इसके साथ ही उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसी काल में प्रेतात्मा, जादू टोना, इंद्रजाल, वशीकरण जैसी चीज़ें भी अस्तित्व में आईं। इस काल में मूर्ति पूजा अस्तित्व में आ गई। इसके साथ ही ऋग वैदिक काल की एकेश्वरवाद की विचारधारणा को भी जो है प्रबल समर्थन मिलने लगा। ये विचारधारणा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने लगी। इसके साथ अवैदिक विचारधारा भी सामने आने लगी। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों तथा अन्य कर्म कांडों को निंदा की जाने लगी। इसके साथ ही ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया जाने लगा। ब्रह्म को निर्विकार, अद्वैत और निरपेक्ष कहा गया। ब्रह्म का महत्व बढ़ने लगा।
इसी के साथ उत्तर वैदिक काल का इतिहास ख़त्म होता है, पूरा होता है और हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वीडियो के अंत में हमारा जो सेक्शन होता है वो होता है क्विज सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो इस तरीके से था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एड्रेस्ड टू अ सेज रिसाइटिंग द ऋचाज, यानी कि ऋचाओं का पाठ करने वाले संतों को, साधुओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस थे आर्या, विभूति, भूषण एंड होत्र। इसका सही जवाब है डी, होत्र। और हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टर कॉल्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में राजस्व का संग्रह करने वाले को क्या कहा जाता था, जिसके ऑप्शंस हैं सेनानी, बी जीवाग्रीभा, सी मगधूहा और डी मध्यमासी। इसका जवाब हम आपको हमारे अगले वीडियो में देंगे। हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल के कर्मकांडों के परिणाम स्वरूप जन्मे धार्मिक आंदोलन, यानी कि उत्तर भारत के धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।